ठीक है सर। सर ये प्रोजेक्ट मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है आर्यभट्ट वैदिक गणित का, शरद शर्मा। सो वैदिक गणित प्रोजेक्ट फर्स्ट आर्यभट्ट। सर आर्यभट्ट जो है एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जी थे, जिनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। आर्यभट्ट जी का जन्म 476 ईसा पूर्व में कुसुमपुर पटना में हुआ था। इनके जन्म के बारे में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि पटना में, कुछ कहते हैं साउथ में हुआ था, बट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग पटना में हुआ था सर इनका, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था पहले। इसके बाद जो है आर्यभट्ट जी का जो प्रारंभिक जीवन है वो ऐसा रहा कि कुछ स्थानों पर इसका उल्लेख किया गया है कि आर्यभट्ट जी कुसुमपुरा पाटलिपुत्र में शैक्षिक संस्थान के प्रमुख थे और नालंदा विश्वविद्यालय से इनकी एजुकेशन है, वहां के प्रमुख भी रहे हैं ये, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। दूसरा सर, आर्यभट्ट जी का जो है योगदान काफी रहा मैथमेटिक्स के अंदर और एस्ट्रोनॉमी में। उन्होंने पाई का मूल्य जो है 3.1416 दिया। हालांकि पाई का मूल्य जो है वो 3.14159 है, बट अप्रोक्सीमेटली जो आज हम यूज करते हैं वहां तक उन्होंने उस समय दिया था, तथा शून्य की भी खोज आर्यभट्ट ने ही की थी। इन्होंने एक बड़ी फेमस बुक इनकी थी जिसके लेखक रहे हैं आर्यभटिया। आर्यभटिया बुक भी इन्होंने लिखी थी, जो बहुत ही फेमस ग्रंथ रहा है इनका। और कुछ अनुमान इन्होंने बताए थे आर्यभट्ट जी ने, जैसे कि वृत्त की परिधि जो इन्होंने बताई थी वो 24,835 मील बताई, जो कि आज की जो मॉडर्न मैथमेटिशियन ने जो कैलकुलेट करी है वो 24,902 के मुताबिक बिल्कुल आसपास ही है। जबकि उस समय हमारे पास कोई ऐसे इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो कैलकुलेशन के थ्रू ही आर्यभट्ट जी ने वृत्त की परिधि बताई। तो एक बहुत बड़ा उनके द्वारा बताया हुआ ये अनुमान बिल्कुल सही है आज के जमाने से देखा जाए। और आर्यभट्ट जी ने एक चीज और बताई कि उनके अनुसार पृथ्वी का एक महायुग जो है वो इतने टाइम से 15,82,23,000 इतनी बार घूमती है। आर्यभट्ट जी के द्वारा एक पाई की खोज भी की गई थी। पाई की वैल्यू जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया है, ये एक संस्कृत का श्लोक है, आर्यभट्ट जी ने कहा था, उनकी बुक में लिखा हुआ है, चतुर्धिक सप्तम गुण, जिसका अर्थ जो है 100 जोड़ 4 से गुणा और करने के लिए जोड़ा गया 620, इस लगभग अनुमानित पाई के एक चक्र की परिधि जिसका व्यास 200 है। तो पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, जो इन्होंने कैलकुलेट करके 3.1416 बताया, जो आज के पाई की वैल्यू से बिल्कुल लगभग उसके समान है। इसके अलावा आर्यभट्ट जी ने बहुत महत्वपूर्ण कुछ कार्य किए हैं, जैसे कि उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में कुछ कार्य किया है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की व्याख्या। उन्होंने ये भी बताया कि चंद्रमा जो है जो काला होता है और जो शाइन करता है वो सूरज की रोशनी के कारण ही करता है, ये भी आर्यभट्ट जी ने ही बताया था। और व्याख्या की है धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन, स्थान मूल्य आविष्कार, चंद्रमा द्वारा प्रकाश का प्रतिबिंब, एकल परिवर्तनीय वर्गबद्ध समीकरण का समाधान, पाई के सही 4 दशमलव स्थानों तक का मूल्य,
पृथ्वी का व्यास, परिधि आदि का मूल्य भी शामिल है। आर्यभट्ट जी के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य ये भी हैं कि आर्यभट्ट जी एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। उस समय वह जो सिद्धांत साबित कर रहे थे, उससे ये समझना आज भी मुश्किल है कि उस समय उन्होंने ये कैसे किया होगा, क्योंकि उस समय इतने ज्यादा ना तो टेक्नोलॉजी थी ना कुछ था। जो आज हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से प्रूव कर रहे हैं, वो आर्यभट्ट जी पहले ही प्रूव कर चुके थे विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, सिर्फ अपनी कैलकुलेशन के बेस पे। और यूनानी और अरबी द्वारा भी आगे के अभ्यास के लिए उनके सिद्धांत उपयोग किया गया था। और कुछ दिलचस्प तथ्य हैं आर्यभट्ट जी के बारे में। भास्कर प्रथम द्वारा आर्यभटिया, जो उनकी एक फेमस बुक थी, पर एक टिप्पणी में कहा गया है कि आर्यभट्ट वो स्वामी हैं कि जो सबसे दूर आए हुए किनारे पहुंचकर समुद्र की सबसे खूब आंतरिक गहराई नापकर गणित, गतिविद्या और गोलाकारों का अंतिम ज्ञान 3 विज्ञानों के रूप में दुनिया को सौंप दिया है जिन्होंने। आर्यभट्ट गणित और खगोल विज्ञान के लिए एक बड़ा प्रभाव थे। उनके कई कार्यों ने अरबों को विशेष रूप से प्रेरित किया। उनकी खगोलीय गणना ने जलाली कैलेंडर बनाने में भी मदद की। उन्हें कुछ तरीकों से सम्मानित किया गया है। पहले भारतीय उपग्रह का नाम उन्हीं के नाम पर आर्यभट्ट रखा गया। जो हमारे भारत में पहला उपग्रह छोड़ा गया था, वो आर्यभट्ट जी के नाम पे ही उसका नाम रखा गया। इसके अलावा एक भारतीय शोध केंद्र भी है जिसका नाम आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने आर्यभट्ट जी के बारे में क्या कहा है? उनका ये स्टेटमेंट है कि हम सब भारतीयों को आर्यभट्ट जी का एहसानमंद होना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें गिनती सिखाई। इसके अभाव में कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज संभव नहीं थी। तो ये सब आर्यभट्ट जी की एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिन्होंने मैथमेटिक्स में और खगोल शास्त्र के अंदर अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और उनके योगदान को हम कभी भी भूल नहीं सकते। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और कौन नेक्स्ट कौन आ रहे हैं? थैंक यू सर। Yeah, good afternoon, sir. Shall I start, sir? Yeah. Dipti Verma. Yeah, so you have to make me host. आप शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, sir. Thank you. Sir, are you able to see my screen? अभी नहीं देख पा रहा हूं। आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करने की कोशिश करिए। हाँ, ठीक है। Yeah. Can you see it now, sir? Yeah. Okay. So, sir, I have made project on Indian mathematician Shri Ramanujan, and he was born on 22nd December 1887 in Tamil Nadu state and died on 26 April 1920 in Kumkakonam, Tamil Nadu state. And his contribution made substantial contribution to the analytical theory of numbers and worked on elliptical functions, continued functions, and infinite series. This is his picture and the postage which was released on behalf of him. And he was an Indian mathematician during the British Raj, and he made major contribution on mathematical analysis, number theory, infinite series, and continued functions. Later on, English mathematician England के जो थे G.H. Hardy जी, he was very much impressed by his result, and he called him in England to do more research work. And Ramanujan, he compiled independently 3900 results. ठीक है, मैं करूंगा अभी शाम को करूंगा, ठीक है। Yeah. Then he made substantial contribution in elliptical function, continued function, and infinite series. This is the brief description that he was born in a small village
in Madras, and his father worked in Kumbhaka Then he was shifted there. He was a cloth merchant, and he was highly talented from the primary school only, and then he went to a town school in near Kumbhakonam only, and then he started working on this mathematics. This is one of the picture that I got. This is his handwriting. It is his personal diary which I got the picture, so I just pasted it. And then 1729, this is known as Ramanujan number, because he was very much sick, and when he was going to the hospital on the way, तो हार्डी जी ने बोला कि दैट दिस इज वेरी, ये जो नंबर है बहुत अशुभ है, बिकॉज इसके जो फैक्टर्स हैं दीज आर 7, 13 into 19. बट रामानुजन बीइंग ही वाज अनवेल, ही सेड कि इट इज वेरी इंटरेस्टिंग नंबर बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ क्यूब ऑफ 12 and 1 as well as 10 cube plus 9 cube. So this is known as Ramanujan number. ये शायद उनका लास्ट ही था when he was going to the hospital. Then these are the main contribution done by Ramanujan sir, that Riemann series, elliptical integrals, hypergeometrical series, and zeta functions. Then he also said that every positive integer can be expressed as a sum of integer, like 4 can be expressed as 3 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 1 plus 1, 4 times 1. So he was the one who just said it can be expressed as a sum of the other functions. Then major contributions is the Hardy Ramanujan number that I have explained, sir, which is 71729. And then he also gave the value of the pi also, which can be expressed as this number. Then later on, Goldbach conjecture. Then he said, Ramanujan said that every integer, even integer which is greater than 2 can be expressed as a sum of 2 primes. Like 6 can be expressed as 3 plus 3. Then after that, Ramanujan and his associate had shown that every large integer can be expressed as a sum of at most 4. It cannot be expressed as more than 4 integers. Then he gave theory of equations also. Then Ramanujan Hardy asymptomatic formula. This is the formula which was given by Ramanujan. Then this is the Ramanujan congruence formula, that this is for the partition functions, that partition of fn plus 4 can be written as 0, which is mod of 5. Then he also said highly composite numbers. He also said that if we denote the number of divisor of any number by d, n, so if a number is less than n, then the divisor of that number will also be less than the divisor of that number n. So these are the major contributions which are given by Ramanujan. And then one more is the Fermat-Last theorem, which he gave, that x raised to the power n plus y raised to the power n is equals to z raised to the power n, where n is greater than 2. And then these are the some radical and continued fraction formulas which were given by the Ramanujan. And yeah, these all are the formulas. Then every year 22nd December is celebrated as a Ramanujan day, and these are the medals which are given to these math scholars on 22nd December. And then recognition is there is a museum, Ramanujan Museum, also in the Tamil Nadu. And these are the important things about Ramanujan, that he was born in Tamil Nadu, and there is a house in Kumbhakonam which is turned into a museum now in Tamil Nadu. It is in Tamil Nadu. If you will visit, you can go and see. And he was married to Janaki and Ammal in 1909, and she was only just 9-year old. This is one of the pictures that was shooted in England when he was working with the Hardy and his team. And he was the second Indian which to be inducted as a fellow of Royal Society, which is a fellowship of some world famous eminent scientists. And he got the fellowship at the age of 31. He is the second mathematician. And he's a great follower of the goddess, because he said ki equations for me has no meaning unless it represents the thought of the god. And this is the his statue which is fixed there only, and he compiled almost 3900 results.
And later on, there is a teacher, P.K. Srinivasan, who was exploring a lot of thing about the Ramanujan, and he, pasted a lot of pictures and the letters related to and the theories related to Ramanujan. It's all these things, the theorem, the papers related to Ramanujan, he explored, and it is there in the museum itself. And as I said, his birth anniversary, 22nd December, is always celebrated as National Mathematics Day every year. And according to the reports, he used to jot down his ideas in the notebooks in green ink only, and which was, lost book. It was discovered in Trinity College of Library by the mathematician George Andrews in 1976, which was later published as a book. That's all, sir. Thank you. बहुत अच्छा. Thank you, sir. नवीन जी आप शुरू होइए. अभी दीप्ति अपना हटा रही है शेयरिंग. या नवीन आप शुरू हो जाइए. जिनका प्रेजेंटेशन होगा उनके सिवाय बाकी सब अपना माइक को म्यूट रखें, बीच में कहने की जरूरत ना पड़े. हाँ नवीन जी आप शुरू होइए. नवीन जी कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? आगे बढ़ाइए. आप सब लोग थोड़ा वेट करें, पहले एक नवीन कुमार जी का चल रहा है, उसके बाद मैंने एक नाम दे दिया है
सुजाता जैन, आप तैयार रहेंगे इसके बाद? सर लगता है इनकी वॉइस नहीं आ रही, ऑडिबल नहीं है। हाँ, आवाज नवीन जी की नहीं आ रही है। माइक तो अनम्यूट है। हाँ नवीन जी, आप शुरू हों। नवीन जी की आवाज नहीं आ रही है। आप ऐसा करें, कोई प्रॉब्लम है तब तक दूसरे बच्चे ठीक, आप अपनी आवाज ठीक करें तब तक। एक नेक्स्ट सुजाता जैन, आप तैयार हैं? जी सर। हाँ ठीक जी है। सर। नवीन जी, आप थोड़ा आवाज ठीक करें, आप हटा लें अपने उसको, थोड़ी देर बाद आप दे देंगे। सर नेक्स्ट मैं दूंगा सर, नहीं, सुजाता प्रेजेंटेशन सर। उसके बाद आपका आ जाएगा। जी सर जी। हाँ सर मैं स्टार्ट करूं क्या? हाँ, शुरू करिए। जी सर। हाँ जी। एक मिनट सर, दोबारा से करती हूँ सर। ये है इसमें महान गणितज्ञ महावीराचार्य का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं। तो ये महावीराचार्य जी हुए महान गणितज्ञ थे, इनके बारे में आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। नेक्स्ट है इसमें इनका हिस्ट्री में क्या है इसमें हम देखते हैं कि भारत के इतिहास को देखने पर हमें ये मिलता है कि इस देश में ऐसे बहुत सारे विद्वानों ने जन्म लिया है जिन्होंने ना सिर्फ भारत का गौरव बढ़ाया है अपितु पूरे देश में ऐसे अमूल्य ज्ञान से परिचित कराया जो अज्ञात था, मीन्स जिसकी लोग बागों को जानकारी नहीं थी। महावीराचार्य उन्हीं विद्वानों में से एक हैं। इनका पूरा जीवन गणित के ज्ञान को समझने और नई खोजों को समर्पित था। इनके लिए गणित सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग वाला नहीं था, बल्कि इन्होंने गणित को एक महानतम श्लोक के माध्यम से बताया है। तो बहुत प्रलाप के करने से क्या लाभ है? इस चराचर जगत में जो कोई भी वस्तु है वह गणित के बिना अधूरी है, मतलब उसको गणित के बिना नहीं समझा जा सकता है, उन्होंने ऐसा बताया। नेक्स्ट है इसमें महावीराचार्य 9वीं सदी के, ये उनके बारे में है कि वो कौन सी सदी में उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने क्या क्या रचनाएं दी। तो महावीराचार्य 9वीं सदी के एक भारतीय गणितज्ञ और ज्योतिषविद भी थे। भी उन्हें गणितज्ञ तो वो थे ही, मैथमेटिशियन के अलावा वो ज्योतिषविद भी थे। तो ये जैन धर्म का अनुसरण करते थे। वह गुलमर्ग के निवासी थे। इन्होंने गणित इतिहास की एक विशिष्ट कृति गणित सार, मेन जो इन्होंने लिखी थी वो गणित सार लिखी थी।
इसकी रचना की थी, जिसका रचना काल 850 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अब तक मिले उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों से यह अनुमान लगाया जाता है कि वह एक राष्ट्रकूट वंश के महानरेश अमोधवर्ष नृपतुंग के समकालीन थे। मतलब जो एक महान नरेश हुए थे अमोधवर्ष नृपतुंग, उनके ही काल में उनका भी जन्म हुआ था महावीराचार्य का। इनके जन्म स्थान, माता पिता, गुरु, शिक्षा आदि के बारे में इतिहास पूर्णतः मौन दिखाई पड़ता है। मतलब हिस्ट्री में उसके बारे में जानकारी नहीं है कुछ भी। अब इनके द्वारा जो हमें जानकारियां मिली, इनका नाम महावीराचार्य था। इनका जन्म 9वीं सदी में हुआ था। ये जैन धर्म को मानने वाले थे और ये गुलमर्ग के निवासी थे, गुलबर्ग के। और इन्होंने जो कार्य किया वो अपना गणितज्ञ के रूप में और ज्योतिषविद के रूप में किया। और इनकी जो मुख्य मेन रचनाएं थी वो गणितसार, ज्योतिष पटल और शतत्रिशक थी। नेक्स्ट है इसमें इनका गणित में सबसे जो मेन योगदान था वो क्या था कि यह इनकी सर्वमान्य और सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है। दक्षिण भारत में प्राचीन काल में गणितसार पाठ्य पुस्तक के रूप में उपयोग की जाती थी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम 1912 में एक रंगाचार्य के द्वारा किया गया और इसको मद्रास सरकार ने प्रकाशित किया था। सबसे पहले इन्होंने जो है ये दक्षिण भारत में थी, इन्होंने गणितसार नामक पुस्तक की रचना की। उसके बाद इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ 1912 ईस्वी में, जिसको फिर मद्रास सरकार ने इसको पब्लिश किया। फिर 1963 में प्रोफेसर लक्ष्मीचंद ने अंग्रेजी अनुवाद को आधार मानकर इसको हिंदी में अनुवादित किया। यह ग्रंथ मूलतः 8 अध्यायों में वर्णित था। इसमें 8 चैप्टर्स थे, लेकिन जब इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ तो मूल रचना को प्रथम अध्याय परिक्रम व्यवहार को 2 अध्यायों में बदल दिया गया। परिक्रम व्यवहार शीर्षक और संज्ञा अधिकार में बदल दिया गया। इस प्रकार अध्यायों की रचना लगभग 9 हो गई। नेक्स्ट है इसमें मूल रचना के 8 अध्यायों में संज्ञा अधिकार, परिक्रम व्यवहार, कला संवरण व्यवहार, प्रकीर्ण व्यवहार, त्रयोशिक व्यवहार, मिश्रक व्यवहार, खात व्यवहार एवं छाया व्यवहार है। इन 8 अध्यायों के माध्यम से उन्होंने उस वक्त तक के ज्ञान गणितीय विषयों को बहुत ही रोचक एवं सरल रूप में उल्लेखित किया है। तो जो इन्होंने श्लोक दिया वो ये था, धर्णव्यो वर्णो मूले स्वर्णे तयो कम्रात ऋणम स्वरूपतयो वर्गो यतस्य स्मानन तत्पदम। अब इनके द्वारा उल्लेखनीय कार्य जो इन्होंने मेन मैथ में दिए वो ये थे कि महावीराचार्य ने, पहला था इनका कार्य कि महावीराचार्य ने इस श्लोक के माध्यम से ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने की विधि बताई है। उन्होंने कहा कि राशि ऋणात्मक हो या धनात्मक, दोनों का ही वर्ग धनात्मक होता है। मतलब किसी भी राशि का अगर हम अंडर रूट लेते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो वो किसी भी उसमें हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो पॉजिटिव ही आता है। पर किसी भी ऋणात्मक राशि का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं हो सकता, जो कि वस्तुओं के स्वभाव की वजह से होता है। वस्तुएं कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ये इन्होंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया। सेकंड बताया इन्होंने कि गणित सार के एक अध्याय क्षेत्र गणित में इन्होंने त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त के क्षेत्रफल निकालने की विधियां बताई हैं। इसके अलावा समद्वि विबाहु, विषमबाहु और आयत, विषमकोण, पंचभुज, पंचमुख, 3 एवं 4 स्पर्शी वृत्तों से घिरा क्षेत्रफल आदि का वर्णन भारतीय गणित में पहली बार किया है। नेक्स्ट बताया उन्होंने बीज गणित के क्षेत्र में उन्होंने एक अज्ञात राशि के एक घातीय, द्विघातीय एवं उच्च घातीय समीकरण के साथ 2 अज्ञात राशि के एक एवं द्विघातीय समीकरणों को हल करने की बहुत व्यवहारिक विधियां बताई हैं। इसके अलावा उन्होंने अज्ञात राशि के समीकरण को हल करने के बारे में भी बताया है।
नेक्स्ट उन्होंने बताया, उन्होंने ब्याज, क्रय विक्रय आदि को भी व्याख्या की है। इसे उन्होंने उदाहरण के द्वारा भी समझाया है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि उन्होंने समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी के साथ ही मिश्रित श्रेणी का भी अध्ययन किया है। इसका अध्ययन सरल होने के साथ ही व्यापक भी है। और उसके बाद बताया उन्होंने क्रमचय, संचय, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन जिसे हम पढ़ते हैं के क्षेत्र में महावीराचार्य ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। नेक्स्ट उन्होंने बताया असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ने से संबंधित अनेक नियम इनके ग्रंथ में दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि असमान हर वाली भिन्न को जोड़ने के लिए हर का एक लघुत्तम समापवर्तक जिसे हम एलसीएम बोलते हैं कि पहले हम उनका एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद हम उनको जोड़ते हैं। नेक्स्ट बताया उन्होंने, यह बात गौर करने वाली है, यूरोप में लघुत्तम निकालने की विधि 15वीं सदी में भी खोजी गई थी, जबकि महावीराचार्य इसका बखान 850वीं ईस्वी में ही कर दिया था। मतलब ये यूरोप में बाद में खोदी गई, 15वीं शताब्दी में खोजी गई, लेकिन महावीराचार्य ने उसे 850वीं ईस्वी में ही बता दिया था। नेक्स्ट है, किसी भी पूर्णांक अथवा भिन्न को एक अंश वाली भिन्नों के रूप में व्यक्त करने के अनेक नियम इन्होंने दिए हैं। ये पहले भारतीय गणितज्ञ हैं जिन्होंने इस विषय पर भी शोध किया है। 13वीं सदी में नारायण पंडित इसका व्यापक अध्ययन किया है। और महावीराचार्य का भारतीय गणित में नहीं बल्कि विश्व गणित में भी अभूतपूर्व योगदान है। इनके अन्य ग्रंथों के व्यापक अध्ययन भी अब आवश्यकता है ताकि हमारे देश की गौरवपूर्ण खोज और इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट कौन है? सर अभिषेक गुप्ता, मैं प्रेजेंट करूं? हाँ अभिषेक गुप्ता। सर मैं कर रहा हूँ सर, पहले मैं कर रहा हूँ सर, आपको बोला था सर। बारी बारी से आ जाएगा टाइम, कोई बात नहीं है। अभिषेक जी सर थोड़ा मैं अभी स्पॉट में कर रखेंगे। चलिए सर, जिन्होंने बोला था वो आ जाएंगे पहले, मैं उनके बात कर लूंगा पहले। चलिए कौन है नेक्स्ट? ओके सर, थैंक यू। मैं आ रहा हूँ सर। शुभम कुमार सर, प्रेजेंट कर रहा हूँ अभी। शुभम कुमार, ठीक है। शुभम, आर्यभट्ट है आपका? जी सर, जी सर। हाँ, तेजी से करें। अब इस मीटिंग में 3-3.5 मिनट का समय है, जल्दी करें। सर ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है सर इसमें अभी सुजाता जैन जी का ये सर, इसको रिमूव करवा दो सर इनकी आप स्क्रीन को। रिमूव करिए। मैंने सर कर दिया रिमूव, हुई नहीं है क्या? सर ये बता रहा है यू कैन नॉट स्टार्ट स्क्रीन शेयर वाइल। सर कर दिया मैंने रिमूव। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अब हो गया। अब सर इसमें ये काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं सर, इसमें शेयर व्हाइट बोर्ड करना है ना सर, स्क्रीन शेयर करना है? आप जो है स्क्रीन शेयर करें, उसमें आ जाएगा ऑप्शन आपको। ओके सर, ओके। बढ़िया, बहुत अच्छा। सर शेयर हो गई है स्क्रीन, अभी नहीं हो पाई है? आप करें, शेयर हो रही है, चल रही, आप जो कर रहे हैं सब आ रही है। ओके सर, ओके। जी सर, शुरू करो सर। हाँ जी सर, ये आर्यभट्ट का आपने प्रोजेक्ट दिया था सर मेरे को।
और इनके बारे में सर जो इनका जन्म हुआ है सर, ये कुसुमपुर दक्षिण भारत में पड़ता है सर ये स्थान। इस बारे में थोड़ा विवाद भी है, तो इसको मान लिया गया है बिहार का कुसुमपुर, वहाँ पे लिखा हुआ, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। और सर इनकी जो रचना है आर्यभट्टीय, जो इनका काफी जो है फेमस जो है ग्रंथ रहा है। और अभी जो है आगे इनकी कृतियां हैं सर, मैं कृतियां के बारे में बताना चाहूंगा। आर्यभट्ट द्वारा रचित 3 ग्रंथों की जानकारियां आज भी उपलब्ध हैं, और ये 3 ग्रंथ 10 गीतिका, आर्यभट्टीय और तंत्र हैं। लेकिन जानकारों के अनुसार उन्होंने एक ग्रंथ और भी लिखा है जिसे आर्यभट्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। इस समय उसमें केवल 34 श्लोक ही उपलब्ध हैं। उनके इस ग्रंथ का 7वें शतक में व्यापक उपयोग होता था, लेकिन उनका ग्रंथ लुप्त हो गया, गायब हो गया कहीं। इस विषय में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती। उन्होंने आर्यभट्टीय नामक महत्वपूर्ण ज्योतिष ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने वर्गमूल, घनमूल, समांतर श्रेणी और विभिन्न प्रकार की समीकरणों का वर्णन किया। इसके बाद आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ में शुभम जी 1 मिनट में जब मीटिंग ओवर होगा तो दोबारा जुड़ ओके सर, करके आप चालू रखेंगे, अभी करते जी जी रहिए जी, लगातार। ओके सर, ओके। तो ये हो गया सर इनकी प्रमुख कृतियां। एक मिनट, जो आर्यभट्टी है इसके बारे में सर मैं बताता हूँ। आर्यभट्ट के कार्य के प्रत्यक्ष विवरण में सिर्फ आर्यभट्टीय से ही ज्ञात होता है। आर्यभट्टीय नाम के बाद टिप्पणीकारों के द्वारा दिया गया है, स्वयं इन्हें नाम नहीं दिया गया है। वह उल्लेख उनके शिष्य भास्कर प्रथम के अस्मक तंत्र या